मित्रों, ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसा कि हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद महासागरीय जलधाराओं की। आज हम जो पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिल्म ये पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने प्रयास किया है इस पे डिस्कशन नॉलेज, इस पे जब हमने अध्ययन किया ठीक ढंग से तो मैंने पाया है, तो इससे लेक्चर बनाने का प्रयास किया है। चलिए, हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना दिया है, उसमें टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है, तो आप लोग टेलीग्राम से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अलग से बेनिफिट मिलता रहेगा, जैसे कि पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, इसी में आपको डिस्कशन मिलेगा। और निरंतर जैसे कोई आपको डाउट हो, थ्योरी हो, तो आप उसमें आप रख सकते हैं, तो उसका हम जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। और भी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। दूसरी बात है कि कुछ वीडियो को लेके मिसमैचिंग, मतलब कि वॉइस को लेके मिसमैचिंग थी, क्वालिटी तो ठीक है, मिसमैचिंग वॉइस को लेकर के थी, उसमें मैंने सुधार किया है। तो अब जो भी आपके समझ से लेक्चर जाएगा, अपलोड किया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट वॉइस के साथ होगा। तो आप निरंतर मेहनत कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए निरंतर ओपन रहेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल का अर्थ क्या होता है, यानी कि सौर परिवार, यानी कि सूर्य का एक अपना परिवार होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हो सकते हैं, तो सूर्य भी एक तारा है। तो ऐसे बहुत सारे तारे होते हैं जिनका अपना एक परिवार होगा, लेकिन हम जिस परिवार में रहते हैं वो है पृथ्वी। तो सौर का एक परिवार है, वो भी पृथ्वी आती है, पृथ्वी में रहते हैं। तो पृथ्वी का परिवार है, तो पृथ्वी के अंतर्गत जो भी पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि उसका एक चंद्रमा भी है, उपग्रह भी हैं, वो भी अध्ययन करेंगी। लेकिन इससे पहले सौर परिवार के अंतर्गत जो पृथ्वी आती है, तो उसको ही बेसिकली डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में ही समझ कि सूर्य और सूर्य से जुड़े हुए जो भी ग्रह उपग्रह हैं, ठीक है, तो उनके विषय में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे होते हैं, क्यों उत्पन्न हुए, इसके बारे में हमने क्लियर कर ही दिया था। तो बस ये थोड़ा जानना है कि इनकी उपस्थिति क्या है और इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सौरमंडल एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सौरमंडल आप जैसा कि जानते हो कि सौरमंडल जो है, मैंने इससे पहले आपको एक निहारिका सिद्धांत बताया था। तो निहारिका सिद्धांत में आपको मैंने कहा था कि जब निहारिका सिद्धांत आ, एक डिस्क की नुमा, एक मतलब त्रिविमीय आकार का एक बादल था जो गैस धूल से मिलकर बना था, और जब ये सिकुड़ने लगा, ठीक केंद्र की ओर बल लगने लगा, तो ये तेजी से इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये घूमने लगा। तो इसमें उपस्थित जो मटेरियल थे किनारी के, तो वो क्या है, अब केंद्रीय बल उस पर लगा तो बाहर की ओर फेंक दिए। ओके, जब कोई वस्तु घूमती है तेज, तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो केंद्र की ओर लगता है और एक केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो केंद्र से जो बाहर की ओर लगे, तो बाहर पे जो भी मटेरियल था उसमें चंद्रमा, सॉरी, जो न्यारका में, तो वो अलग अलग किस प्रकार के बिखर गए इससे। ठीक, कुछ हल्के थे तो दूर चले गए, कुछ भारी थे, यानी कि भारी तो आप जान सकते हो कि जो स्थलीय क्षेत्र में जो स्थलीय नुमा जो मतलब बने होते, तो उनको भारी थे, तो कुछ हल्के थे तो वो दूर चले गए। तो इस आधार पर इनको हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य एक क्या है, एक तारा है। तो सूर्य के बारे में थोड़ा समझता हूँ। क्या सूर्य हमारा जो स्थित है, वो जो हमारी आकाशगंगा है उसमें कहाँ पर अवस्थित है, क्या उसके केंद्र में अवस्थित है, ठीक, क्या उसके आप नाभिक में अवस्थित है, यानी कि नाभि में अवस्थित है। तो आप जैसा ही जानते हो कि अगर वो केंद्र में अवस्थित होगा, राइट, केंद्र में अवस्थित होगा, तो इनकी जो दिशा रहेगी वो एक समान रहेगी, सभी की क्या रहेगी, एक समान रहेगी। केंद्र की जो दिशा रहेगी एक समान रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऊपर क्या है, वो चपटी है, ठीक, आकाशगंगा क्या है, ऐसी चपटी है। तो उसके नाभिक की नाभि में दो हैं, मतलब एक तारा अगर यहाँ पर है तो एक यहाँ भी होगा। यहाँ पर एक तारा है, यानी कि इसके केंद्र में नहीं है। इसके केंद्र में अगर होगा तो पूर्ण गोलाकार है, तो गोलाकार तो है नहीं, ये इसके नाभि में है। वो कैसे है, थोड़ा आप देखो। अगर स्थिति देखी जाए तो मान लो कि ये क्या है, पृथ्वी है, एक सॉरी ये चंद्रमा, ये सूर्य है, और सूर्य से इधर की दूरी आप देख लो और इधर की दूरी पूर्ण गोलाकार हो गई, एक समान दिशा चारों तरफ होगी ना पृथ्वी की, यहाँ से और यहाँ। तो ये एक दिशा है नहीं, क्यों, क्योंकि इधर की जो देखी जाए, यहाँ है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई की स्थिति को बोलते हैं अपसौर गति, ठीक है, अपसौर। तो अपसौर जो क्षेत्र है,
ये एक बड़ा क्षेत्र है और ये लगभग देखा जाए तो ये खगोलीय पिंड का बहुत मतलब कि 15,000 मतलब सूर्य से यहाँ तक की दूरी हम बता रहे हैं आपको 15 करोड़ और 23 लाख 15 करोड़ 23 लाख किलोमीटर है। ठीक, 15 करोड़ 23 लाख किलोमीटर है। कहाँ से? अपसौर की गति है, यहाँ से पृथ्वी के सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यहाँ पृथ्वी मान लेते हैं। ये पूरा खगोलीय क्षेत्र का क्या काफ़ी बड़ा है। जबकि इधर का क्षेत्र देखा जाए यहाँ से इधर का, तो यहाँ से इधर वाला जो क्षेत्र है वो लगभग इस क्षेत्र को बोलते हैं 3 जनवरी। ओके, ये कौन सी है दूरी? 3 जनवरी। तो 3 जनवरी में सूर्य जो होता है वो एक्चुअली पृथ्वी के पास होता है, यानी पृथ्वी सूर्य के पास होती है 3 जनवरी को। लेकिन सर्दियाँ पड़ती हैं तो लेकिन वो होता है स्थिति में है, वो होता है मकर रेखा की स्थिति। ठीक, इधर आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कम पड़ता है। इनकी ये जो दूरी है 14 करोड़ आप 73 लाख इस प्रकार से देख सकते हो किलोमीटर है। इसको हम बोलते हैं उपसौर। ये क्या बोलते हैं? उपसौर। ये उपसौर की स्थिति बनती है जबकि ये अपसौर की स्थिति बनती है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, बेसिकली कितना अंतर है? तो औसतन अगर हम नापते हैं तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। औसतन मान लेते हैं दोनों को, मतलब औसतन करके जोड़ करके दो का भाग देते हैं तो ये औसतन अपना निकल आता है 15 करोड़। लेकिन बात यहाँ आती है कि ये पूर्ण गोलाकार में नहीं है। रीजन यही है कि ये दीर्घवृत्ताकार में है। देख रहे हो, दीर्घवृत्ताकार में, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो केंद्र में ना होकर के एक नाभि में है। क्योंकि एक नाभि यहाँ भी होगी ना इसकी पर है, तो यहाँ पर एक स्थित है वो। यहाँ की जो दूरी है वो लगभग इतनी है और इधर की दूरी इतनी। आप समझ सकते हैं। इसके पीछे काफ़ी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट रहे हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। वैज्ञानिक की बात करें तो सबसे पहले सौर परिवार के विषय में जो बात कही थी कॉपरनिकस। सौर परिवार के बारे में कही थी कि जो सूर्य है उसका एक अपना परिवार है, सूर्य है उसका एक परिवार है, उसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, यानी कि ग्रह उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इतनी बात केवल उन्होंने बोली, यानी कि सूर्य का अपना एक परिवार है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि कोई कक्षा है कि वो दीर्घवृत्ताकार में है, ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं कही। केवल यही कहा कि अपना एक परिवार है और सूर्य के परिवार है उसमें जो ग्रह हैं वो उसका चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने यही बात बोली। तो हम आपको बता चुके हैं। दूसरी बात अगर आती है तो दूसरे वैज्ञानिक थे केपलर। तो केपलर ने इस सिद्धांत को सही से स्पष्ट किया। केपलर ने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य एक किसमें अवस्थित है? एक नाभि में अवस्थित है और उसके आसपास जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो एक्चुअली में दीर्घवृत्ताकार चक्कर। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं के आधार पर ये जो दूरी निकल के आती है, ये वाली ये जो दूरी आती है, इन्होंने ही कन्फर्म। इन्होंने क्या क्या कन्फर्म किया है? 3 चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसे तो इम्पॉसिबल है लेकिन पूछी जा सकती है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने पहली बात क्या कही? पहली बात इन्होंने कही केपलर ने कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं की, इन्होंने कही थी, केवल इन्होंने कहा था कोपरनिकस ने कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो हैं ग्रह। ओके, उसका एक अपना परिवार है, सौर परिवार। इस सौर परिवार की इन्होंने बात कही थी। जबकि इन्होंने कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो दीर्घवृत्ताकार में लगा रहे हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो देखा जाए तो एक नाभि में अवस्थित है, वो आकाशगंगा के एक नाभि में अवस्थित है। इसके वजह से ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो भी दीर्घवृत्ताकार में। एक बात इन्होंने ये बोली दीर्घवृत्ताकार की। दूसरी अगर हम बात करें इसमें, दूसरी बात भी इन्होंने कहा, क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कही कि सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह के चक्कर लगाने के बीच का जो क्षेत्रफल है, सभी ग्रह के चक्कर लगाने का जो क्षेत्रफल है
वो एक समान है, एक समान। इसको थोड़ा समझ लो, वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। देखो कैसे, सभी ग्रह के चक्कर लगाने का क्षेत्रफल एक समान है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा एक पूरा दीर्घवृत्ताकार एक गोला है, पर क्या है, हाँ यहाँ पर है हमारा एक ये है पृथ्वी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बुध और शुक्र, मंगल हो जाएगा। तो ये है बुध और ये है शुक्र, ये मंगल है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी अगर दूरी देखी जाए, सॉरी इसकी जो परिक्रमण काल है वो है 88 दिन। का परिक्रमण काल 88 दिन है। क्यों? ये इसके पास में है, ये इसके पास में है, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है ना, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात अगर हम बोलें तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को एक समान अवस्था में लगता है। देखो ना कैसे, अभी हम आपको क्लियर करते हैं क्यों लगता है एक समान अवस्था में, देखना भी। वैसे इस ये पास में है ना, तो ये जो चक्कर है जल्दी लगा लेता है, ये चक्कर जल्दी लगा लेता है सूर्य के, ये 88 दिन में लगा लेता है। जबकि पृथ्वी है वो 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी जो है 365 और 6 घंटे पूरा करती है। वो कैसे करती है देखो। अब बात हम ये करते हैं कि इनका समान क्षेत्रफल कैसे है। देखो इसको हम बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ऐसे ऐसे। ये देखो चक्कर लगाया इसने, ये चक्कर लगाया इसने, ये 88 दिन में, तो इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो 88/4 बराबर 22। ये क्या है, 22 आ गई। अब बात हम करते हैं इसकी, ये तो 22 दिन में इतना क्षेत्रफल कवर करेगा यहाँ तक, 22 22 44 एक 66 और 88, तो इतना क्षेत्र जो कवर किया है, ये क्षेत्र देखा जाए तो कितना है, ये क्षेत्रफल है, कुछ भी हो क्षेत्रफल, लेकिन ये 22 दिन में कवर किया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसकी त्रिज्या चाप लगा लो यहाँ से, ये वाला क्षेत्र है, ये कितना दिन में कवर किया, 22 दिन में। किसने, बुध ग्रह ने। अब बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी 365 कुछ करके है, तो इसको हम 365/4 हिस्सा हम काटते हैं, 4 निम्मा 36, 4 एकम 4, हम 91 दिन ले लेते हैं। ठीक, तो 91 दिन में ये कवर कर रही है 4 हिस्से, तो 4 हिस्से में अगर आप ऐसे देखोगे तो ये यहाँ जाएगी, देखो इसका क्षेत्र यहाँ आएगा ऐसा, तो ये कहाँ आएगा, ऐसा आएगा। ठीक, फिर ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी, और फिर इधर आ जाएगी। ठीक, ओके, तो ये ऐसे चक्कर लगा रही है। तो ये आप देखोगे तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ये हम मान लेते हैं 300, मतलब कि ये कितना है, 91 दिन में। तो ये 4 हिस्सा अगर हम तोड़ते हैं, ये 4 हिस्सा हम जब तोड़ते हैं, तो जो 22 दिन है, ये 22 दिन है, देखना ये 22 दिन है। अब 91 दिन तो हमने कर लिया, इसका पूरा 4 भाग कर लो, ऐसे 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 तोड़ दो 4 भाग ऐसे पृथ्वी के, इस प्रकार के। तो ये 91 दिन है, हमको 22 दिन का निकालना है। तो 22 दिन की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्चुअली में यहाँ तक आएगी, यानी कि जब चंद्रमा, सुनो सॉरी, जब बुध ग्रह यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब बुध ग्रह इस क्षेत्र से यहाँ आएगा, तो पृथ्वी इस क्षेत्र से देखना यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ओके, 22 दिन में। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो एक्चुअली में इन दोनों का समान होगा। अब आप समझ रहे हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनका एक घूर्णन करने का जो है, जो गति है, वो एक समान है। इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है। क्यों? जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कवर करने में, 22 दिन में यहाँ कवर कर लेगा, तो वो भी तो 22 दिन में इतना कवर कर लेगी, और जब इतना वो कवर करेगी पृथ्वी, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक समान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर, या नहीं, प्रत्येक ग्रह पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, वो एक समान। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और ये परिक्रमण जो काल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल है एक अभिकेंद्र के रूप में किधर लग रहा है, वो लग रहा है ग्रहों से सूर्य की ओर, सूर्य की ओर लग रहा है। अब जब सूर्य की ओर एक समान अवस्था में लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, ये भले ही इसका क्षेत्र, मतलब इसकी दूरी कम है, कम है दूरी,
ठीक, इस वजह से ये तय कर लेता है जल्दी, लेकिन इनकी दूरी ज़्यादा है, लेकिन इनकी गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव पर डिपेंड कर रही है। गुरुत्वाकर्षण पर जब प्रभाव डिपेंड करेगी तो इनका जो क्षेत्र है वो एक समान अवस्था में देखने को मिलेगा। ये बात किसने कही? केपलर साहब जी ने बोली ऐसी बात कि सभी ग्रह के चक्कर लगाने का जो क्षेत्रफल है वो एक समान है। यानी कि 22 दिन में जो बुध ग्रह जिस क्षेत्र को कवर करेगा उतना ही क्षेत्रफल पृथ्वी भी 22 दिन में कवर करेगी 100%। का अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा और जो भी ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, सॉरी ग्रह ही केवल बता रहे हैं, ग्रह हैं, वो एक समान अवस्था में अपनी दूरी तय करते हैं और वो चलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी दूरी है वो देर में पूरी कर पाए, वो एक समय टाइम लग सकता है, लेकिन इनकी चलने का जो समय है वो एक समान है। का अर्थ ये हुआ कि इन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो एक समान है। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं ये बात? चलिए तीसरी बात हम बात बताते हैं। 3 कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने, तीसरी बात अगर हम आपको बताएं तो केपलर ने एक बात तो ये बोली, दूसरी बात एक ये बोली, तीसरी बात क्या बोली इन्होंने कि अगर किसी भी ग्रह की केंद्र से अगर त्रिज्या बढ़ा दी जाए, किसी ग्रह की अगर केंद्र से त्रिज्या बढ़ाई जाए तो उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई चीज़ है, ये केंद्र है, सॉरी यहाँ केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई दूरी है, ठीक, वो इसका परिक्रमण काल मान लो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर यही चीज़ यहाँ बढ़ा दी जाए इसका भी परिक्रमण काल होगा वो ही उतना ही होगा। ओके, इसकी भी केंद्र की दूरी मतलब त्रिज्या की दूरी बढ़ाई दी जाए तो इसका भी परिक्रमण काल इतना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनकी जो गति है इधर चलने वाली वो सभी की एक समान है। समझ रहे हो? इसकी वजह से इसका जो क्षेत्र है वो मतलब दूरी तो इतना तय कर लेगा 22 दिन में, ठीक, और वही पृथ्वी 22 दिन में इतनी दूर, इतने दिन में यहाँ पे आप नहीं ले सकते। ये इतना क्षेत्र है कवर करने का, ये इसका क्षेत्र है कवर करने का, लेकिन इनकी दूरी जो है वो एक समान है चलने की, तो इसका जो क्षेत्र है इधर वाला वो भी इसके ही समान माना जाएगा। आप यहाँ से नहीं नाप सकते ना, आप ये क्षेत्र यहाँ से नहीं नापोगे, वो मैंने आपको चाप बता दिया है, वो एक्चुअली में यहाँ से नहीं है, वो इतना होगा इतना। ठीक, तो ये क्षेत्र है और इसका ये वाला क्षेत्र एक समान है। तो उन्होंने यही बात कही तीसरे पॉइंट में कि जैसे जैसे आप वो किसी भी ग्रह की त्रिज्या बढ़ाओगे तो निश्चित है उसके कोण में वृद्धि होगी और वो निरंतर परिक्रमण जो उसका रहेगा, परिक्रमण रहेगा, आवर्तकाल जिसे बोलते हैं, आवर्तकाल है वो उतना ही ज़्यादा होगा। आवर्तकाल जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है त्रिज्या कोण पे, त्रिज्या पे डिपेंड करता है। जितना त्रिज्या आप बढ़ा दोगे उतनी आप त्रिज्या आप यहाँ से बढ़ाओगे, ठीक, और जैसी त्रिज्या बढ़ाओगे परिक्रमण काल ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो कोण है वो तो एक समान ही रहेगा ना। देखो कैसे, मान लो यहाँ से कोई चीज़ इतनी बढ़ा दी, ठीक, ये यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट रखना ऐसे। अब मान लेते हैं कि इसका जो कोण है वो है 30 अंश। अब ये चीज़ हम और बढ़ा दें यहाँ पे, इसका भी तो कोण 30 ही अंश है, इसका भी 30 अंश है, 30 अंश, तो कोण तो एक समान अवस्था में पाया जाएगा। तो आवर्तकाल यही कहता है जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु की या कोई भी ग्रह की आप त्रिज्या बढ़ाओगे, कोई भी वस्तु की त्रिज्या बढ़ाओगे तो 100% है उसका कोण में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसमें इसका जो परिक्रमण काल है अवधि बढ़ जाएगी, उसकी अवधि बढ़ जाएगी। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए मुझे लगता है कि आपको ये 3 कॉन्सेप्ट जो केपलर ने बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात सीधे यहीं करते हैं, आखिर के जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। एक चीज़ और समझ लो कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक, तो पृथ्वी पर उसे लगभग 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। अगर हम इसको निकालना चाहें, तो देखो कैसे निकलता है। पृथ्वी से जो सूर्य है या सूर्य से पृथ्वी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो हम 15 करोड़ किलोमीटर आपको लिख लेते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 15 करोड़ बटे 3 लाख पर सेकंड। 3 लाख तो हम ये लिख लें। अब इसको हम मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख
ये नहीं है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तीन जुड़े हैं। तो मिनट में करेंगे, वैसे सेकंड में है तो इसको हम 60 सेकंड का 1 मिनट। अब इसको काटो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब 3 से ये काटो, तिपंचे 1500, 5 कितने आए, तिपंचे 15, और ये डबल जीरो बटे 7, कहते ये काटो, 50, 50 बटे 6, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 2, 6 तिया 18। तो यानी कि लगभग एवरेज निकलता है इसका 8 मिनट 30 सेकंड। वो लगता है तो आप मिनिमम इतना मान लो, ठीक है। क्लियर तो एकदम बेस नहीं बैठ रहा है, क्योंकि औसतन में 15 करोड़ से आगे पीछे हो सकता है। तो ये 8 मिनट 30 सेकंड निकलता है, वो लगभग में 8 18 मानिए आप, ठीक है, क्योंकि औसतन 15 करोड़ से कम ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये मान आप निकाल सकते हैं। तो 8 मिनट 18 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें चौथी, समझो कि ग्रह जो हैं वो किस प्रकार का चक्कर लगा रहे हैं। पहली बात तो है कि वो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार में, ये आपने केपलर के आधार पर समझ सकते हो। दूसरी बात है, दूसरी बात अगर आप देखोगे कि इनका जो चक्कर लगाने की स्थिति है वो किस प्रकार की है, मतलब ये पूर्व से पश्चिम लगाते हैं कि पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। तो ये याद रखना, ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर प्रभावित करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। एक परिक्रमण काल इनका पूर्व से पश्चिम की ओर है। मैं आप अगर लिखना चाहूँ तो सर्कुल कर लो, शुक्र और अरुण, ये दो इस प्रकार के ग्रह हैं जो चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। और ये जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमते हैं, तो इनको भी तारा ही बोलते हैं अर्थ से, लेकिन ये तारे नहीं होते हैं, ग्रह ही होते हैं, लेकिन ये चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि तारे जितने भी हैं वो सभी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। जैसे कि तारा है, ठीक, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, ठीक। ये जो तारे हैं ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो ये भी पूर्व पश्चिम घूमते हैं, तो इनके आधार पर इनको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तारे हैं, लेकिन ये बेसिकली तारे नहीं होते हैं, ये होते हैं। चलिए, तो बात आपको ये स्पष्ट हो गई होगी कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सभी लगाते ही हैं। दो चक्र, दो ग्रह ही ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए, तो अब हम ये बात करते हैं कि इनका कहाँ कहाँ ये चीज़ें स्थित हैं, थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। ये जो ग्रह हैं कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो आप जानते हो कि ये हमारा सूर्य, ठीक, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह प्रकार से, आप समझ। हाँ, मुझे लगता है इसमें बनेगा नहीं, तो थोड़ा आप समझ सकते हो, फिर करेंगे। ऊपर अगर मिल भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम इधर क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, ये हम क्या बना रहे हैं अभी आपको बता देंगे, अभी हम आपको बता देंगे। कर से बना रहे हैं एक पट्टी, आप ये देखो, ये सूर्य है, ये क्या है, बुध, ये बुध है, ये यहाँ पर क्या है, शुक्र, पर पृथ्वी, हाँ, मंगल,
ये कौन सा है? बृहस्पति, शनि, ये अरुण, वरुण। एक और था यहाँ पे, अब उसको आप वो ग्रह नहीं मान सकते हो, उसे नासा ने 2000, नासा मतलब की एक एजेंसी, उसने 2006 में उसे बाहर कर दिया है नासा ने, प्लूटो को। ठीक, वो ग्रह नहीं है, वो एक्चुअली में एक शुद्ध ग्रह में उसे कर दिया, क्योंकि वो इस बौने ग्रह पट्टी में वो लिप्त है ना, तो वो एक प्रकार से ग्रह नहीं है, वो शुद्ध ग्रह के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये 8 ग्रह आप समझ सकते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अब हम इनको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। बुध जो ग्रह है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो आप देखोगे कि ये जो ग्रह है इस पे वायुमंडल नहीं है। ठीक, पे वायुमंडल नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस गैस जैसी कोई घटनाएं भी नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो तापमान है वो दिन में लगभग में 500 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक, 250 से 500 डिग्री तक इसका तापमान दिन में पहुँचता है। तो ये बहुत तेज दिन में चमकता है, लेकिन दिन में नहीं वो दिखता है, याद रखना। बुध ग्रह जो है उसका तापमान है दिन में बहुत तेज हो जाता है, और रात में ये क्या करता है, अपने तापमान को रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये पूरा क्या कर देता है, इसका विकर्ण, तो इसका तापमान लगभग बहुत आता है, लगभग में 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बढ़ता है बुध का। और रात में क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में 250 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा वायुमंडल नहीं है, ना कोई ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, ताकि इसके टेम्परेचर को जो उत्सर्जित होता है रात में, जैसे ही सूर्य छिपता है, तो ये अपना जो तापमान है, तापमान हमेशा ये याद रखना फैलता है। और फैलता क्यों है, वो ठंडा होने के लिए फैलता है, और जैसे ही ठंडा होने के लिए फैलता है तो ये तापमान जैसे गर्म हुआ, अब इसे होना है ठंडा, सूर्य तो चला गया, अब ठंडा होना है, तो ये क्या करता है, ये फैलता है, तो ये पूरी ऊर्जा को ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसके में इसमें इसे अपने रखने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हाई होता है, फिर एकदम रात में निगेटिव में चला जाता है। तो ऐसा ये जो जो होता है इसके साथ में, ये बुध के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है, तो इसकी वजह से ये स्थिति सबसे ज़्यादा देखने को तो क्योंकि वायुमंडल है नहीं ना यहाँ पे। दूसरी बात, ये परिक्रमण काल तो इसका जानते ही सबसे कम है, 88 दिन में है। ठीक है, अब बात हम करते हैं शुक्र की, थोड़ा थोड़ा समझ लो, ज़्यादा नहीं। इसमें शुक्र की बात की जाए तो ये देखा जाए तो दिन में तो बहुत गर्म होता है, ये भी दिन में ये बहुत गर्म होता है, और रात में भी ये गर्म रहता है, रात में भी ये गर्म रहता है। वो कैसे रहता है, देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह रात में इसके इसमें क्यों गर्म रहता है, इसका रीज़न है कि यहाँ पर वायुमंडल है, यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस भी यहाँ सबसे ज़्यादा है, और जिसकी वजह से यहाँ का जो वायुमंडल है, जितनी ऊर्जा मतलब विकिरण को तो मतलब आने देता है, कि जैसे कि ये मेरा कोई भी सतह है, यहाँ से जैसे ही प्रकाश आता है विकिरण के माध्यम से, यहाँ पर जो कोई भी तरंगें आती हैं, इनको क्या ये आने देता है ना, वायुमंडल कभी नहीं रोकता है, इसको आने देता है। जैसे ही आता है, ये पृथ्वी को या जैसे शुक्र को गर्म करता है, और जैसे ही शुक्र को गर्म करता है तो इसके ऊपर फिर जब रात होती है, ये चला जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में पाई जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाएगी तो निश्चित है कि यहाँ का जो तापमान है वो उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, तो ये रात में भी उतना ही गर्म रहता है, रात में भी उतना ही गर्म रहता है, इसलिए ये चमकता है। क्या है, ये चमकता है, तो ये चमकता है, तो ये रात में भी ये एकदम शीशा सा चमकता है, तो ये एक्चुअली में इसे बोलते हैं, फिर ये सुंदर सा दिखाई देता है रात में, इस वजह से इसको सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। किसे, शुक्र को। शुक्र क्या है, सौंदर्य का देवता है। सौंदर्य का देवता क्यों है, क्योंकि ये रात में भी अपनी ऊर्जा को सर्जित नहीं कर पाता है, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा है, उसमें CO2 ज़्यादा पाई जाती है, इसकी वजह से ये अपने ऊर्जा को सर्जित नहीं कर पाता है, तो रात में भी चमकता है।
ठीक, ऊर्जा इसके अंदर बनी रहेगी तो ये रात में भी उतना ही चमकेगा, तो फिर वो बोलते हैं सौंदर्य का देवता। पुराणों में तो वैसे इसको मानते ही हैं, पुराणों में यहाँ पे इन्हें को ग्रह न मान करके इन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। जैसे बृहस्पति देवता है, मंगल देवता, पृथ्वी एक देवी के रूप में पूजा जाता है, ये शुक्र है, ये भी देवता पूजा जाता है, ये सौंदर्य का देवता माना जाता था पौराणिक कथाओं में। तो ये सभी देवी देवता माने जाते हैं पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग, आप समझ सकते हो। तो शुक्र क्या है, एक मतलब सौंदर्य का देवता है, तो लोग ऐसे पूछते भी हैं, पहले प्राचीन में पूछते रहे हैं, ठीक है, उसे मतलब जैसे संतान के लिए कि मेरी संतान अच्छी हो, पैदा हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, तो उसके लिए शुक्र की पूजा करते हैं। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो शुक्र के बारे में। दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रेशर कुकर ग्रह भी इसी को बोलते हैं, सांझ का तारा, सुबह का तारा, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो सांझ का तारा, सांझ का तारा और सुबह का तारा, कैसे बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं। दूसरी बात, इसे एक चीज़ नाम और देते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह। प्रेशर कुकर ग्रह क्योंकि इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो इस तापमान को सर्जन नहीं कर पाता है, तो इसका जो प्रेशर है वो हाई रहता है, प्रेशर इसका। क्योंकि देखो, क्योंकि ऊपर देखा जाए तो प्रेशर जो होता है, ये जब जैसे कि नीचे प्रेशर का पास्कल, जैसे कि एक पास्कल का जो होता है वो लगभग में 100 के बराबर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो तापमान रहेगा इस पे पड़ने वाला 100 के बराबर मान रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है वो 100 से ऊपर डिग्री पे सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता ही नहीं है, 100 पे ही बाष्पशील बन जाता है। तो इसका जैसे टेम्परेचर यानी दाब बढ़ता है, तो इसका जो क्वथनांक है वो लगभग देखा जाए तो क्वथनांक 100 रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ऊर्जा है वो उतनी ही रहेगी, कभी आगे पीछे नहीं जा सकती है। तो इसका रीज़न ये हुआ कि इसे मतलब इसके हाई प्रेशर रहेगा उतना ही समान में, तो इसे हम बोलते हैं प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का भी इसी को नाम देते हैं, किसे, शुक्र को। तो प्रेशर कुकर, सांझ का तारा, सुबह का तारा इसे बोलते हैं, सौंदर्य देवता भी बोलते हैं, ये सबसे गर्म है ना इस वजह से। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तीसरी बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी, इसका परिक्रमण अगर लिखना हो तो लिख लो, कोई ज़्यादा नहीं है वैसे तो, 188 लगभग में इसका भी परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल 188 है। ओके, अब यहाँ देखो, पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी जो है वो 365 और 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक। लेकिन ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसमें क्या पाई जाती है, मीथेन। पृथ्वी में मीथेन है, क्योंकि पृथ्वी देखा हो आपने हरी हरी दिखती है, नीली नीली जो दिखती है, वो क्यों है, मीथेन की वजह से। तो यहाँ पर मीथेन पाई जाती है सतह पे। ओके, ये तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, ज़्यादा 78% तो नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन मीथेन भी पाई जाती है। मीथेन एक जो गैस है वो काफ़ी सक्रिय एक प्रकार की, मतलब एक गैस ऐसी होती है, मतलब ये जो, क्योंकि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है ना, मीथेन एक कैसी गैस है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है। इसकी वजह से इसका जो रंग है जो नीला होता है, इसी वजह से कलर दिखता है। तो ये मीथेन की अवस्था की वजह से पृथ्वी जो है वो नीली नीली दिखती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, मीथेन भी पाई जाती है। चलिए, तो बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी तो वैसे तो अगर नॉर्मली समझ लो तो पृथ्वी भी ध्रुवों पर चपटी हुई है, इस प्रकार से पृथ्वी है, पूर्ण गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर चपटी हुई है। वो कितना चपटी हुई है, वो 43 किलोमीटर की जो दूरी देखोगे तो वो है 12,713, और ये वाली जो दूरी है 12,756। इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस पाया जाता है, जो डिफरेंस पाया जाता है वह 43 किलोमीटर का देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से ये ध्रुवों पर चपटी है। ये तो हम पृथ्वी जब पढ़ते हैं तभी उसके बारे में हम डिटेल से नॉलेज समझ लेते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा आप समझ सकते हैं। एक चीज़ और है, बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखना। बुध और शुक्र हैं, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक, क्योंकि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी जो है इसका अपना एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। वो क्या है, चंद्रमा। और इसका स्वयं का अपना कोई, ना इसमें कोई वायुमंडल है और ना ही कोई इसका अपना एक प्रकाश है। चंद्रमा का ना कोई वायुमंडल है, ना कोई प्रकाश है, एक स्थलीय टुकड़ा है जो पृथ्वी का लगभग में 1/6 हिस्से के बराबर है, ठीक।
पृथ्वी का 1/6 हिस्से के बराबर ये क्षेत्रफल पाया जाता है चंद्रमा का, तो देखने को मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा चंद्रमा। अब बात हम करते हैं चंद्रमा पे, अगर और भी कुछ अगर जैसे लिखना हो वो बाद में हम बोल देंगे, क्योंकि चंद्रमा पे सबसे पहले एंगस्ट्रॉम गए थे, अंतरिक्ष यात्री जो थे एंगस्ट्रॉम, वो गए थे। तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं चंद्रमा पर जिस पे उन्होंने पैर रखे थे, से बोलते हैं। कभी पूछ दे अगर फैक्चुअल में डाटा अगर फैक्ट आ जाए में हम लिख लेना, से बोलते हैं सी ऑफ ट्रिनक्विलिटी। ट्रिनक्विलिटी, चलिए, सी ऑफ जो ट्रिनक्विलिटी है, इसे एक्चुअली में किसे बोलते हैं, जहाँ पे सी आंगस्ट्राम ने अपने पैर रखे थे, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं सी ऑफ ट्रिनक्विलिटी। ये कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा में पाया जाता है। थोड़ा आप नॉलेज में रखना, ओके। अब बात हम करते हैं इसकी ग्रह की, मंगल की। तो मंगल जो है, एक्चुअली में मंगल जो ग्रह है, ये ग्रह लाल है। क्यों लाल है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा है सर्वाधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल है। लोहा जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके देखने को मिलता है। अगर लोहा का अगर सूत्र देखोगे, ठीक है, तो इसमें है Fe2O3, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है ना, ये लोहा है, तो ये किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड है, ये लोहे का ऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये जो लोहा है वो बहुत ही मतलब कि रेड है। तो इस वजह से ये मंगल ग्रह जो है वो खून का एक प्रकार का देखा जाए तो देवता है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं मंगल ग्रह, राइट। तो मंगल ग्रह एक्चुअली में लाल है, तो ये तो एक प्रकार का देवता जो माना जाता है, तो निशाचर में देखने को मिलता है, निशाचर में गिना जाता है, ठीक। तो ये देवता जो है माना जाता है मंगल ग्रह को भी खून का देवता, और इसे ये लोहा है तो इसमें ऑक्साइड के जो धातु हैं वो पाए जाते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। 2 उपग्रह अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस जो हैं वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप भाषा से समझ सकते हो हम जो बोल रहे हैं, उससे आप लिखते जाओ। जो डीमोस है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का ये सबसे छोटा उपग्रह। कौन, डीमोस, राइट। चलिए, और ये फोबोस भी इसी में पाया जाता है। तो डीमोस फोबोस जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह देखने को। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है अलीपस मिसी। अलीपस मिसी जो ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे ही देखने को मिलता है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है अलीपस मिसी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो लिखो निस्क ओलंपिया। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है निस्क ओलंपिया। और ये निक्स ओलंपिया जो चोटी है एक्चुअली में ये 27 किलोमीटर ऊंची है। आप समझ सकते हो 27 किलोमीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है 88 से 50 है, तो इससे भी 3 गुनी ऊंची, 3 गुना ऊंची है, यानी कि 27 किलोमीटर ऊंची पाई जाती है। ये सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह में पाई जाती है, 27 किलोमीटर ऊंची। इसकी चोटी अलीपस मिसी एक ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, अब बात करते हैं ये पट्टी की। ये पट्टी आप अगर आप देखोगे, इनका कोई प्रक्रमण काल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आप यही समझ लो। ये पट्टी जो है ये क्यों मैंने बनाई, ये पट्टी है, ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी। पट्टी कौन सी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। और ये क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो एक्चुअली में किसकी है, जो धातु से बने पदार्थ बन के जो क्षुद्र ग्रह बने हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब ये समझ लो कि पूर्ण ग्रह नहीं है, पूर्ण ग्रह नहीं है, मतलब कि ये छोटे छोटे ग्रह के ये टुकड़े हैं जो एक पट्टी के चारों तरफ, ये किसी पूर्ण, मतलब ये याद रख लो
पूर्ण ग्रह भी नहीं है। दूसरी पहली बात, पूर्ण ग्रह नहीं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। दूसरी बात है कि ये जो चक्कर लगाते हैं वो सूर्य का लगाते हैं, ना कि किसी ग्रह का। ये किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाते हैं क्षुद्र ग्रह, ये किसका चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं सूर्य का चक्कर। और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों तरफ एक क्षुद्र ग्रह पट्टी में घूमते रहते हैं। और यही क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, और जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनको बोलते हैं उल्कास। क्या बोलते हैं, उल्कास। और यही उल्कास जब पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, इसे बोलते हैं उल्का पिंड। आप थोड़ा ये चीज़ें समझ लें, आँख में बैठा लेना। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यूपीएससी में से पूछे भी गए हैं। उल्कास जो है वो पृथ्वी से जब आता है, पृथ्वी की तरफ आता है, क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह ही तो हैं, पृथ्वी पर आते हैं तो उनको बोलते हैं उल्कास। जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का का एक पिंड है। उल्का कौन है, उच्चतम ये छोटे छोटे ग्रह हैं, उपग्रह मतलब ग्रह के टुकड़े हैं जो पट्टी नुमा में पाए जाते हैं, वो बोलते हैं। ये पार्थिव हैं, ये याद रखना। इनकी ठोस हैं, जो ठोस है, कुछ है बर्फ़ के टुकड़े हैं, इस प्रकार से बने हुए धातुओं से बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हो। और कुछ इसमें गैस के भी हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई जाती है ना। इधर वाले जो जितने भी ग्रह आएंगे, इधर के ग्रह, ये सभी ग्रह कैसे हैं, ये सभी ग्रह हैं गैस के। ये सभी चार ग्रह जो अंदर के हैं, आंतरिक ग्रह जो पाए जाते हैं, ये सभी पार्थिव हैं, यानी कि ठोस हैं, जिसपे हम चल सकते हैं। जैसे पृथ्वी चल सकती, जो धातुओं से बनी है, इस प्रकार से ये ग्रह सभी धातु से बने हैं। ये ग्रह जो है गैस के बने हुए, जब हम चल नहीं सकते। चलिए, अब स्पष्ट हो गई होगी। तो ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये चक्कर लगाते हैं। एक्चुअली में ये क्यों क्षुद्र ग्रह हैं, ये इसलिए हैं कि जब वो इसमें मतलब कि जब वो निहारिका जब तेज गति से घूमी थी, तो इसके बहुत सारे ग्रह भी बन गए, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी बने, टुकड़े बने गए। क्योंकि कुछ ऐसे जब कोई चीज़ घूमती है, कोई चीज़ पूर्ण रूप से भी निकलती है, कुछ ऐसे टुकड़े की वजह, कांच, जब किसी को कांच ले लो, आप कांच को आप लेना, उसे पटकना, तो कुछ हिस्सा उसका शेप निकल के आएगा और कुछ हिस्सा है टुकड़े नुमा आएगा, तिरछा टुकड़ा। तो यही चीज़ें हैं कि जब ये तेज गति से यहाँ से कुछ शेप निकल के आ गए, कुछ टुकड़े नुमा बन गए, टुकड़े वाले जो क्षेत्र बन गए, ये हैं सब पर पट्टी नुमा में एकत्रित हो गए और ये पुनः सूर्य के चारों तरफ घूमने। ठीक है, धूमकेतु देखो ये कहाँ से आता है, यहाँ से आप चलोगे धूमकेतु, और ये आता है यहाँ मंगल ग्रह तक। मंगल ग्रह तक धूमकेतु आता है, और इसका जो परिक्रमा है वो लगभग में आप देखोगे 76 वर्ष। ये पुनः यहाँ से यहाँ आएगा, पुनः यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन इसकी जो स्थिति होती है वो एक्चुअली में देखना तिरछी होती है। इनकी आप देखोगे तो लंबवत मान लेते हैं कि लंबवत है, ठीक इस प्रकार से घूमती, इस प्रकार घूमती, जबकि ये जो है वो इस प्रकार का घूमता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ ये ऐसे घूमती हैं, ये सभी ऐसे घूमते हैं और ये ऐसे घूमता है। ठीक, तो इनके आपस में कभी टकराव नहीं होता है, कभी भी नहीं ये टकराते आपस। ठीक है, ये इस प्रकार से अब लगता है कि यहाँ टकराना चाहिए, तो नहीं टकरा चाहिए, क्योंकि खगोलीय पिंड है, बीच में खगोलीय क्षेत्र है, खगोलीय क्षेत्र है इसके बीच में, तो ये टकराते नहीं। तो इसलिए इसकी जो दूरी होती है धूमकेतु की, मतलब सॉरी, इसकी जो वर्ष समय अवधि होती है वो होती है 76 वर्ष। 76 वर्ष बाद ये फिर दिखेगा। अब वो लगभग में कब दिखेगा, 2052 में शायद दिखने वाला है, 2052 में ये फिर से पुनः दिखेगा। 76 वर्ष बाद ये दिखाई पड़ता है, और ये भी इसी सूर्य से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके, ये सभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, ये है बृहस्पति। बृहस्पति देखा जाए तो सबसे बड़ा एक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे ज़्यादा यहाँ उपग्रह भी पाए जाते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह भी पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है तो ये गैसीय अवस्था में, तो इसके जितने भी ग्रह हैं ये भी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह एक लिख लो, गैनेमीडा, गैनेमीड लिख लो। गैनेमीड जो उपग्रह है, गैनेमीड, हाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली मैं आप जो हम बोलते जा रहे हैं बस आप उसे को नोट डाउन करते रहिए। गैनेमीड, ये जो गैनेमीड है ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और उपग्रह सबसे ज़्यादा इसमें लगभग में देखा जाए तो 83 उपग्रह हैं इसके। ना चाहो तो लिख सकते हो 83, 81, कहीं कहीं 81, कहीं 83 दिए, 83 उपग्रह इसके हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाओ, ये कौन क्या है आपका, शनि।
तो शनि जो है एक्चुअली में ये भी देखा जाए तो उपग्रह है और ग्रह है, लेकिन ये सबसे हल्का उपग्रह है। गैस में भी सबसे हल्का उपग्रह है कौन? शनि। ठीक, दूसरी बात है इसमें वलय पाई जाती हैं और इस वलय की जो जानकारी दी थी वो गैलीलियो ने दी थी। गैलीलियो वैज्ञानिक रहे जिन्होंने टेलीस्कोप की जो जानकारी दी थी, दूरबीन की जो खोज की थी, वो गैलीलियो ने खोज की थी। तो गैलीलियो ने ही बताई थी इसके बारे में कि कि जो यहाँ पर उपस्थित जो वलय हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर लगभग 7 वलय पाए जाते हैं इसके, और ये रिंगनुमा है, इसके आसपास घूमते रहते हैं। रिंगनुमा एक वलय होती है, ठीक है, जैसे ये वलय है ऐसी वलय है इसकी। तो ये भी के उपग्रह नहीं है एक्चुअली, वो वलय हैं। इसके आसपास जो उपग्रह घूमते हैं वो उपग्रह नहीं है, वो वलय हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये गैलीलियो ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब बात करते हैं, ये सबसे हल्का भी है, ये याद रखना। इसके बाद ये अरुण, ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो सौंदर्य माना जाता है। वैसे तो ये काला होता है देवी देवताओं में, तो सौंदर्य माना जाता है। इसमें देखा जाए अरुण की बात करें तो अरुण और एक वरुण भी है। प्लूटो को तो हटा दिया 2006 में, 2006 में उसे हटा दिया नासा ने। अब प्लूटो अरुण है, देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये देखो अरुण, ये शनि, ये है अरुण। हाँ, अरुण ले लेते हैं। अरुण की अगर हम बात करें, अरुण की बात करें, अरे तो इसका एक शनि का लिख लो, एक उपग्रह एक नाम लिख लो, टाइटन। टाइटन एक जो उपग्रह है वो शनि में पाया जाता है, टाइटन नाम का, ये लिख सकते हैं। अरुण की बात करते हैं तो अरुण में भी वलय पाई जाती हैं। सॉरी, अरुण में वलय नहीं है। अरुण जो है इसमें हाँ वलय होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, जबकि वरुण में जो वलय होती हैं वो एक्चुअली 5 होती हैं। 5 वलय जो पाई जाती हैं वो में पाई जाती हैं इस समय। तो बेसिकली ये चीज़ आप समझ सकते हो। और ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है ये पूरी किसकी है? गैसीय टुकड़ों की पट्टी है, गैसीय टुकड़ों की पट्टी है। और ये निरंतर देखी जाए तो ये जो उपग्रह हैं ये गैस के बने हुए हैं, तो ये गैसीय पट्टी है, पूरी गैस की बनी। इसे बोलते हैं बौने ग्रह पट्टी, इसे बोलते हैं ग्रह। बौने का मतलब है, बौने तो आप जानते हो छोटे छोटे बौने, बौने और ग्रह हैं तो ग्रह की अवस्था में है तो बौने ग्रह पट्टी। और इसी में तो प्लूटो फंसा था, तो प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया। वैसे तो 9 थे, अब 8 ही रह गए। 2006 में नासा ने बाहर कर दिया, नासा के अकॉर्डिंग 8 माने जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा कोई टफ नहीं, क्लियर हो गया होगा आपको। मैं तो कोई खास ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली था। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और थोड़ा अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। इधर की जो दूरी है वो इनकी देखा जाए तो इधर ऐसे एक समान अवस्था में है, जबकि इधर की जो दूरी है वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंस पाई जाती है। इधर की दूरी मतलब इनकी इनके बीच का जो दूरी है, ये वाली तो ठीक है एक समान अवस्था में, इधर वाली ऐसे। ये कि इधर से क्षुद्र ग्रह से इधर की जो दूरी देखी जाए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की, इनकी जो दूरी है समान नहीं होती, अलग अलग होती। ये चीज़ आप समझ सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ अब छूटा ही नहीं, इसमें सब कुछ क्लियर हो ही गया है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे आइएगा, आपको वहाँ पे हम डिस्कशन में सब कुछ चलिए, ओके।